नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप पेट्रोल पंप पे जरूर गए होंगे। आप पेट्रोल पंप पे जब जाते हो तो आप अपनी बाइक में, गाड़ी में या किसी भी फोर व्हीलर में पेट्रोल डलवाते हो या डीजल डलवाते हो तो आपको पेट्रोल पंप पे जो तेल डालने वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि साहब ये पाउच आप अपने पेट्रोल या डीजल में मिक्स करवा लो, जिससे आपका व्हीकल अच्छी एवरेज देगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है और वो पाउच किस चीज का है? तो वो पाउच है आइसोब्यूटेनॉल का। वो हमारे ईंधन की खपत को कम करके और व्हीकल को ज्यादा पावर दे देता है, जिससे व्हीकल अच्छी एवरेज देता है। ये रिसर्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये रिसर्च किया गया है ARAI के द्वारा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? सरकार इन नीतियों को लागू इसलिए कर रही है क्योंकि बढ़ती हुई ईंधन की खपत को संरक्षित करने के लिए और उसको बेहतर तरीके से जैव ईंधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो एक ना एक दिन ये जितने भी डीजल पेट्रोलियम व्हीकल्स हैं ये चलने ही बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम्स के जो सोर्सेज हैं, डीजल के जो सोर्सेज हैं, वही नहीं रहेंगे अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो। इसलिए सरकार इनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के पॉलिसीज को लागू करती है। खबर बताने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। 21 सितंबर को हमारी एकेडमी के द्वारा चरखी दादरी मेजबान चौक हरियाणा में एक महा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। 500 क्वेश्चन होंगे, 5 घंटे का टाइम होगा, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक टेस्ट चलेगा। यदि आप फर्स्ट रैंक लेकर के आते हो तो 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरे से 10वें रैंक पे आते हो तो आपको निःशुल्क रूप से टी शर्ट दी जाएंगी और इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर अमित IAS अकेडमी ऐप पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको एक बात और भी बता देता हूं, यह टेस्ट बिल्कुल पारदर्शी होगा, किसी भी प्रकार से दिखावटी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपके बीच में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, आपके बीच में इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल पारदर्शी टेस्ट आपके सामने रखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोब्यूटेनॉल की। अब अपनी खबर पे लौटते हैं, कहानी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल का सम्मिश्रण किस प्रकार से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ईंधन के रूप में इथेनॉल की क्या वैल्यू है उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो इथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है। इसे इथिल एल्कोहल C2H5OH भी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से चीनी, ये उत्पादन इसका कैसे होता है? तो प्राकृतिक रूप से चीनी के साथ साथ अगर मैं बात करूं मक्का, चावल आदि के किण्वन के द्वारा, पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा, एथिलीन हाइड्रेशन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है। गैस जीवाश्म ईंधन के महत्व को समझते हुए 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। शुगर, स्टार्च और सेलुलोज, ये आप देख पा रहे हो, इन्हीं चीजों से इसका प्रोसेस किया जाता है। प्लांट्स, इसके बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं, गैस स्टेशन है ये। ठीक है, एथेनॉल सम्मिश्रण क्या है उसकी मैं बात करूं तो वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल को मिलाना सम्मिश्रण लक्ष्य। अब पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलेगा तो डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा। वर्ष 2025 तक E20 ईंधन 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण। वर्तमान में वाहनों के प्रयोग होने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी 10% ही है। चुनौतियां, गन्ने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता, परिणाम रूप खाद्य कीमतों में वृद्धि, जैव ईंधन फसलों को उच्च मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अब सीधी सी बात है, ये बनता है जैव फसलों से। जैसे चीनी का मिश्रण करना है तो चीनी का मिश्रण तब होगा जब गन्ने की खेती ज्यादा की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ज्यादा जमीन पे गन्ने की खेती की जाने के लिए प्रावधान किया गया। आखिर इससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है, तो इन चीजों को देखना हमें पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, तो इसका महत्व क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो महत्व है देश के तेल में आयात की कमी। हम जो बाहर से तेल खरीद रहे हैं उसकी आयात में कमी लाना चाहते हैं, मेन इंपोर्टेंस यही है। दूसरा, पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर जो दक्षता प्राप्त होगी, यानी कि कम लागत पे हमें पेट्रोल उपलब्ध हो सकेगा। पूर्ण रूप से जलता है, साथ ही पेट्रोल से भी अधिक स्वच्छ है।
पोल्यूशन भी नहीं फैलाता है, कंप्लीटली जलता है। दूसरा, किसानों की आय बढ़ने के लिए कृषि अवशेषों में इथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। दूसरा, ज्यादा गन्ना उगेगा, कृषि उत्पादन अच्छा होगा, प्लस इसका खाद के रूप में भी यूज किया जा सकता है, किसानों की आय बढ़ेगी जिससे। दूसरा, संबंधित पहले क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पहले क्या है, तो भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप, नीति आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2021, E100 पायलट प्रोजेक्ट, इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क वर्ष 2021, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2G इथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019, राष्ट्रीय जैव ईंधन वर्ष 2000 की नीति है वर्ष 2018, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम वर्ष 2003 के तहत यह पहले की गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये चर्चा में क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, अब इथेनॉल डीजल परीक्षणों में असफलता के बाद डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की संभावना तलाश रहा है। जब इथेनॉल डीजल परीक्षणों में असफल हो चुका था तो आइसोब्यूटेनॉल को मिश्रित करने का फैसला कर रहा है। किस प्रकार से आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण करके यह संभव किया जा सकता है कि डीजल के साथ भी यह परीक्षण पॉसिबल है, जो किसानों को समर्थन देने में, तेल आयात को कम करने और सतत ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जैव ईंधन के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। दूसरा, आइसोब्यूटेनॉल एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल C4H10O है, जबकि आइसोब्यूटेनॉल जो है, इथेनॉल जो है वो है C4OH5 और H। ये अलग अलग प्रकार से दोनों का फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। जो उसको दर्शाता है वो है C2H5OH और ये है C4H10O, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई है और हाइड्रोजन की मात्रा इसके रिएक्शन में बढ़ा दी गई है। कार्बन की मात्रा 4 कर दी गई, उसमें 2 थी, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 10 कर दी गई, इसमें 5 थी, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन रखा गया है। C2H10O के नाम से इसे जाना जाएगा, जो ज्वलनशील रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, यह भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक, साथ ही पारंगत रूप से पेंट, कोटिंग्स एवं रासायनिक उद्योगों में विलायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्पादन पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं की अगर मैं बात करूं तथा बायोमास के किण्वन दोनों से किया जाता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो भारत ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP के तहत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। साथ ही मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि यह तीव्र गति ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गुण इथेनॉल की अगर मैं बात करता हूं इथेनॉल के विपरीत, तो इसमें इथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व है, डीजल के अधिक निकट है। इथेनॉल पेट्रोल के अधिक निकट है और यह डीजल के अधिक निकट है। इसकी आर्द्रता ग्राही क्षमता, अगर मैं बात करूं हाइग्रोस्कोपेसिटी कम होती है, इथेनॉल की अपेक्षा कम पानी अवशोषित करता है, जिससे इंजनों और पाइपलाइनों में क्षरण का जोखिम घटता है। ठीक है, भारत अब इथेनॉल डीजल परीक्षणों में असफलता के बाद डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल सम्मिश्रण की संभावना है। आइसोब्यूटेनॉल सम्मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARI के द्वारा 10% आइसोब्यूटेनॉल डीजल सम्मिश्रण का परीक्षण कर चुकी है। आइसोब्यूटेनॉल को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में तथा ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG अगर मैं बात करूं आइसोब्यूटेनॉल फ्लेक्स फ्यूल विकल्पों के रूप में खोजा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो भारत के लिए लाभ क्या रहेंगे, तो आइसोब्यूटेनॉल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और जीवाश्म ईंधनों के लिए स्वच्छ विकल्पों को प्रोत्साहित करता है। यह भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के ऊर्जा संक्रमण और किसान आय समर्थन के लक्ष्यों का भी समर्थन करता है। किसानों की आय भी इसके साथ साथ बढ़ेगी, इस प्रकार के लक्ष्यों का समर्थन करता है। साथ ही भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता के पीछे प्रमुख कारक क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं तो नीति
और नियामक ढांचा अगर मैं बात करता हूं तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 वर्ष 2022 से संशोधित ने 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष 2025-26 तक का लक्ष्य कर दिया है। यह नीति गन्ना, सीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खदान, कृषि अवशेषों और यहां तक कि अपशिष्ट बायोमास जैसे विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है। फीडस्टॉक के चयन के साथ लचीलापन, स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धा को कम करता है। अब उसकी प्रतिस्पर्धा यानी कि उसके कंपटीशन को भी कम करने का काम करता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो ईबीपी कार्यक्रम को नियमित निगरानी, ईबीपी कार्यक्रम को नियमित निगरानी की अगर बात की जाए तो अद्यतन के साथ संस्थागत रूप घड़ दिया गया है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति एनबीसीसी अधिशेष घोषणाओं के आधार पर फीड स्टॉक के उपयोग की देखरेख करती है। प्रधानमंत्री जीवन वन योजना कृषि एवं वानिकी अवशेषों, औद्योगिक अपशिष्ट शैवाल से उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होता है। ठीक, इस प्रकार की चीजें सरकार के द्वारा लाई जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब इथेनॉल का परीक्षण किया गया था तो वो इथेनॉल का परीक्षण सफल नहीं हो पाया था, इसीलिए आइसोब्यूटेनॉल का परीक्षण सरकार के द्वारा लाया गया और आइसोब्यूटेनॉल के जरिए ये किया गया। इसीलिए मैंने शुरुआती समय में आपको बताया कि आइसोब्यूटेनॉल जब लागू किया गया है तो वो उस ईंधन को खपत कम करने के लिए, और ये पेट्रोल पंप पे जाओ, जब श्योर आप उन चीजों को देखना और उन चीजों से के बारे में पूछना कि भाई साहब ये क्या है, तब आपको बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जरूर आपको जाननी है और ये चीजें बढ़ती हुई ईंधन की खपत को कम करने के लिए लागू की गई है। तो आइसोब्यूटेनॉल का 10% जो चीजें हैं वो बढ़ाई गई हैं और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सर्च किया गया है और उसने इसके ऊपर चीजें जारी की हैं। जैसे सीएनजी आया था वैसे इसको भी लागू किया जा रहा है और ये हमारे जो रेगुलर लाइफ में जो खेतों वगैरह की चीजें हैं उन्हीं से उत्पन्न होता है। ठीक है, और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही लाभप्रद रहेगा हमारे किसानों के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी, और पूर्ण रूप से ज्वलनशील है। पेट्रोल से कई गुना बेहतर है और इथेनॉल से भी कई गुना अच्छा माना जा रहा है। तो इसी के साथ आज की खबर से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।